जम्मू कश्मीर का मुद्दा दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा मुद्दा है, जिसकी टीज आज भी भारतवासियों को होती है। 1947 में जब आजादी मिली, उस दौरान भारत में 565 रियासतें थी, जिन्हें यह तय करना था कि वो भारत में शामिल हो या फिर पाकिस्तान में। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी कुशलता से भारत में रियासतों का विलय करवाया, लेकिन तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ एक रियासत को भारत में शामिल कराने पर सक्रियता दिखाई। इस पूरे प्रोसेस में उनकी सरकार ने जो जो गलतियां की, उसे इतिहास में एक बड़ा ब्लंडर माना जाता है। इतिहास में दर्ज ये रिकॉर्ड बताते हैं कि जब पाकिस्तान ने कबायलियों को कश्मीर पर हमला करने के लिए भेजा, तो भारत की फौज ने जोरदार पलटवार किया। जब भारत की सेना कबायलियों को पूरी तरीके से खदेड़ने ही वाली थी कि पंडित नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में लेकर पहुंचे और वहां जो युद्ध विराम हुआ, जो सीज फायर हुआ, उससे भारत को कश्मीर बांटना पड़ा। उन्होंने खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और जम्मू कश्मीर के तब के दिग्गज नेता शेख अब्दुल्ला को पत्र लिखकर यह गलती कबूल की थी। उन्होंने उसमें क्या लिखा, पढ़कर बताती हूं। संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने अनुभव के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि वहां यानी कि यूएन से किसी को संतोषजनक फैसले की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुझे लगा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम का फैसला अच्छा था, लेकिन यह सही तरीके से लागू नहीं हुआ। हम थोड़ा बेहतर कर सकते थे। कई बार मुझे लगता है कि हमने जो किया वो गलती थी। कल जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए दो बिल, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर जवाब दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने नेहरू सरकार की इन्हीं गलतियों, नेहरू के इन ब्लंडर्स का जिक्र किया, जिससे यह मामला और गर्मा चुका है। शाह ने चुन चुनकर उन तमाम पंडित नेहरू की गलतियों को सबके सामने रखा, जिससे भारत की 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज पाकिस्तान के हिस्से में है। इस मुद्दे पर आज मेरे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, उनसे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं संसद में अमित शाह की गर्जना। नेहरूवियन ब्लंडर, नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ दो ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। नेहरूवियन ब्लंडर, दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया। एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। यूएन के अंदर
हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती है। और आइए चर्चा की शुरुआत इसी के साथ करेंगे। अनुजा कपूर बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आरती टिक्कू कश्मीरी एक्टिविस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत करती हूं, लेकिन यह भी तय है कि इस मुद्दे पर राजनीति हमेशा होती रही है और इसीलिए पार्टी से इस पर रिएक्शन लेने से पहले आरती टिक्कू आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो भोक्ता है, जो जिस समस्या से गुजरता है, वो उसके बारे में बेहतर तरीके से बता सकता है। कल अमित शाह ने कह दिया कि नेहरू के ये 2 बड़े ब्लंडर्स थे, जिसके बाद कश्मीर की जो स्थिति बनी, पीओके जो आज पाकिस्तान अपना कहता है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसको लेकर जो स्थितियां पैदा हुई, उस पर बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। अगर स्टैंड किसी का क्लियर नहीं है तो वो कौन है? आरती टिक्कू। देखिए पूर्णिमा, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कल बयान दिए लोकसभा में, मुझे लगता है वो ऐतिहासिक है और वो रिकॉर्ड पे उन्होंने डाल दिया कि पंडित नेहरू जी से बहुत बड़ी भूल हुई जब उन्होंने एक तो हमारे जो इंडियन ट्रूप्स थे 1947 वॉर में, पाकिस्तान और इंडिया का जब वॉर हुआ कश्मीर को लेके, तो अपने ट्रूप्स को उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल तक सीमित रखा, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, सीज फायर डिक्लेयर करवा दिया और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस लेके गए सारा इशू। और तीसरी जो सबसे बड़ी भूल जो उनसे हुई, जिसका वर्णन उन्होंने कल लोकसभा में नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ आपके दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ कि ये पहले ही 2 भूल हो चुकी थी। तीसरी बड़ी भूल थी 370 को लाना और 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डालना। उसकी वजह से करते करते ये 3 बड़ी भूलें जो थी, उसकी वजह से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ 89-90 में, क्योंकि इन 3 जो बड़ी भूल थी, ब्लंडर जिसको कहा गृह मंत्री ने, और बिल्कुल सही शब्द है, उसकी वजह से अलगाववाद पैदा हुआ कश्मीर में, उसकी वजह से आतंकवाद पैदा हुआ कश्मीर में, उसकी वजह से इस्लाम और जिहाद का इस्तेमाल किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने और इनकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी कश्मीर की, उन्होंने इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ और कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ और अपने ही कश्मीरी मुसलमान भाई जो भारत के साथ खड़े थे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। और इसलिए आज कटघरे में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज कटघरे में वो ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि उन्होंने 75 साल जो है, जब तक मोदी जी और अमित शाह जी ने 2019 में 370 को खारिज नहीं करवाया, 35A को खारिज नहीं करवाया, तब तक ये भूल जो है होती रही और इसके लिए ये बिल्कुल सरासर जिम्मेवार है। कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ उसके भी जिम्मेवार है। तो मुझे लगता है इनको कोई क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन अभी तक है। अभी तक ये मानते, जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए और वहां पे भी इन्होंने 370 रिस्टोर करने की बात की, कई सारे लोगों ने, इसमें से कांग्रेस पार्टी के लोग भी, प्रवक्ता कई सारे जो है। आपका पॉइंट क्लियर हो गया, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ऋतु चौधरी जी, आखिर कब तक ये स्थिति बनी रहेगी जब कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी कि जो कुछ भी पहले घटित हुआ, कश्मीर की समस्या जिस तरीके से पैदा हुई, पीओके जिस पर पाकिस्तान अपना अधिकार जताता है, जो भारत का हिस्सा है, आखिर कांग्रेस इस मुगालते में कब तक रहेगी कि कांग्रेस से कोई गलती नहीं हुई, पंडित नेहरू ने कभी कोई गलती नहीं की, जबकि खुद पंडित नेहरू इस बात को मान चुके थे कि इस मामले को बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था और यहां पर कांग्रेस की सरकार से गलती हुई। पूर्णिमा जी, पहले तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है ये भाजपा का एजेंडा चलाना बंद कीजिए। आप पहले पूरी जानकारी रखिए विषय की, उसके बाद आप डिबेट करिए। आपने पहले ही डिबेट सेक्शन बना दिया कि नेहरू जी ने गलती करी। अरे नेहरू जी की वजह से तो आज जम्मू और कश्मीर को आप इतने गर्व से और इतने हक से बोलते हैं कि जम्मू और कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और हमारे देश का हिस्सा जम्मू और कश्मीर केवल और केवल नेहरू जी की वजह से।
और इसके पीछे पूरा इतिहास है जो आपको पढ़ना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि 1947 तक जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं था। उन्होंने राजा हरि सिंह डोगरा ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं ना पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, मैं ना हिंदुस्तान के साथ जाऊंगा, मैं अलग देश हूँ। उस वक्त 3 अलग देश थे, एक पाकिस्तान था, एक हिंदुस्तान था और एक जम्मू और कश्मीर था, जिसमें लद्दाख भी शामिल था। और उसके बाद जो है लगातार जब उनके ऊपर जो कबीलाई हमले हुए, जो गृह मंत्री जी ने कल जिक्र किया, जब उनको लगा कि मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा और मैं नहीं लड़ पाऊंगा, उसके बाद उन्होंने नेहरू जी से मदद मांगी। और नेहरू जी ने इस शर्त पर कि जब तक आप हमारे साथ विलय नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक अलग देश है और पाकिस्तान एक अलग देश है, मैं इस मामले में हाथ नहीं डाल सकता। उस वक्त आपको क्या लगता है किया गया। ऋतु जी, आपको क्या लगता है कि आवाज तेज करने से सच्चाई बदल जाएगी क्या? आपको लगता है? आपने पहली लाइन में मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा। ऋतु जी, एक सेकंड, मेरी आवाज आपसे भी तेज हो सकती है मैडम। आपने पहली लाइन में बोला कि बीजेपी का एजेंडा यहां पर मत चलाइए, मैं बात देश की कर रही हूं, मैं बात कश्मीर की कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं उस कश्मीर की जो भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और अगर मेरे भारत की बात करने से आपको लगता है कि बीजेपी का एजेंडा चल रहा है, तो आप जाकर अपनी जमीन तलाशिए मैडम। जम्मू और कश्मीर केवल और केवल नेहरू जी की वजह से भारत का हिस्सा है, कांग्रेस की वजह से हिस्सा है। याद कीजिए, वहां पर उस समय आरएसएस थी जो कि लड़ रही थी, जो जम्मू और कश्मीर को भारत से विलय करवाना चाहते थे, उनके खिलाफ लड़ रही थी आरएसएस। उस वक्त जब आरएसएस होती, जम्मू और कश्मीर को भारत दिलाने के खिलाफ थी। मेरी बात नोट कीजिए आप, ये और जानिए इसको, और अगर इस बात से देखो। पानी पी लीजिए ऋतु जी, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अनुजा, पानी पी लीजिए मैडम, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। चिल्लाने से, तेज आवाज करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। फैक्ट्स और रिसर्च जरा आप अपने पास रखिए। जिस समस्या की बात हो रही है, जिस दिक्कत की बात हो रही है, जिसका जिक्र अमित शाह ने किया, उसको आप आज भी नकार रही हैं। खुद नेहरू जी इस बात को मान चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इसको बात मानने को तैयार नहीं है। अनुजा कपूर, कांग्रेस को कभी यह समझ में आएगा कि गलती क्या हुई? जो भुगत रहे थे वो आज तक भुगत रहे हैं, अपनी जगह पर, अपनी जमीन पर, अपने घर पर। ये लोग कभी वापस नहीं लौट पाए। कश्मीरी पंडितों ने जो दर्द सहा, ये लोग कभी समझ पाएंगे क्या? जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, किसके सरकार क्यों हुआ कश्मीरी पंडितों का पलायन? ऋतु जी, क्यों हुआ कश्मीरी पंडितों का पलायन? क्यों हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चिल्ला रही हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, ये भी अलग दिक्कत है। कश्मीरी पंडितों का पलायन करने के पीछे भाजपा है, कश्मीरी पंडितों की हत्या के पीछे भाजपा है। वहां पर आपने एक बार पूर्णिमा मुझे अलाउ करी। ऋतु जी, आपको मैं फिर से एक बार कनेक्ट करती हूँ, आपकी आवाज लगातार ब्रेक हो रही है। अनुजा, मेरा सवाल वही, लेकिन आप सीधे सीधे तो कांग्रेस कहती है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, अमित शाह कहते हैं कि इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। अब आप बताइए, ये इन्हीं से ही पूछना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर बैठ के जिस हिसाब से ये चिल्ला रही हैं, इससे तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये वाकई में चक्रव्यूह कश्मीर को जो बनाने का पूरा संगठन जो ये करना चाहते थे, वो इन्हीं का बनाया हुआ है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो इस पीओके और सीओके, इन दोनों का जो बंटवारा हमारे इंडिया से जो करा है, हमारी जो लैंड इनको दी है जाकर, वो इन्हीं की ही देन है। जवाहरलाल नेहरू जो खुद अपने आप को उस टाइम पर कहते थे कि मैं एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हूं जो दुनिया में अलग दिखता हूं, यूएन में जाकर बात अलग कर रहे हैं। थ्रू आउट इनको भी मालूम है कि इनकी जो गहरी दोस्ती रही शेख अब्दुल्ला के साथ, उसका कांड है ये कश्मीर जो उधर की तरफ गया। और जिस महाराजा की ये बात कर रहे हैं ना, वो महाराजा हरि सिंह जी को आप ही लोगों ने मजबूर किया कि वो अपना हिस्सा, अपने पाकिस्तान को, अपनी जगह को शेख अब्दुल्ला को दें।
कांड है। और आज आप जोर जोर से बोल देने से ये चीज असलियत बंद नहीं हो जाएगी। आज आप लोगों के कारनामे करतूत जब लाइव डायरियों में निकल कर आते हैं तो तब भी आप चिल्लाते हैं। आप लोग के ऊपर जब सीबीआई ईडी रेड मारती है तब भी आप चिल्लाते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये अखंड भारत है, ये अखंड भारत। और आज हम पीछे हटने वाली इंडियन आर्मी नहीं है जो आपके रहते आपके टाइम पर अब डरा कर उनको पीछे कर लेते थे। ये मोदी का भारत है, ये कांग्रेस का भारत नहीं है। इंडिया, कांग्रेस का तो इंडिया हुआ करता था। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि कर्तव्य पथ बनाया है हमने। हम लोग प्रधान सेवक हैं, इसलिए आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं पाकिस्तान से। आज आप चाहते थे कि पाकिस्तान जीत जाए, आपने एमओयू चाइना के साथ किया। ये आपके हालात है, आपके कांड है। आपने घुटने टेके, 90,000 स्क्वायर फीट आपने चाइना को दी, भारत ने नहीं दी, मोदी ने नहीं दी ना। उस टाइम पर सरदार पटेल ने कोशिश करी थी क्योंकि आपको पता था वो जिंदा है। इसीलिए आप चाहते थे कि वो जब मरे तो आप लोगों ने पिटीशन को सारा यूएन की तरफ रखा। आपको ये मालूम था जिंदा रहते वो नहीं करते। ये आपकी गलतियां हैं जो जिसका भुगतान आज तक हम भोग रहे हैं, कश्मीरी पंडित भोग रहे हैं। आप तो वही कांग्रेस है जिन्होंने इस बात को न सुनने को न समझने के लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस की जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई, अगर ऋतु जी दोबारा से जुड़ चुकी है तो उनको प्लीज स्क्रीन पर लाइएगा। लेकिन इसी बीच में संजीव कौशिक जरा आप समझाइए, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना, कश्मीर की जिस तरीके की स्थिति हुई, अमित शाह ने यह साफ कहा कि अगर वोट बैंक की राजनीति नहीं होती, आतंकवाद को शुरुआत से ही टैकल किया जाता तो कश्मीरी पंडितों को घाटी नहीं छोड़नी पड़ती। यह सिर्फ कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि भारत के एक हिस्से का पाकिस्तान में चला जाना है जिसको पाकिस्तान अपना बताता है। देखिए पूर्णिमा, राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है। आखिर इस वक्त और अगले लोकसभा इलेक्शन के 2-3 महीने पहले अमित शाह जी को इस तरह की बातें करने की नौबत क्यों आ गई? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की गलती है या कांग्रेस ने गलती की थी? उस पर चर्चा करके हम क्या पा लेना चाहते हैं? जो चाहेंगे, जो करेंगे, वो अभी भी स्वतंत्र कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा मेजॉरिटी क्या चाहिए उनको? कौन सी ताकत उनको रोक रही है इन सब चीज़ों पर कदम उठाने के लिए? लेकिन चर्चा करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तमाम लोग तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं, लेकिन उस मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो शामिल थे। एक बार उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई इसके अगेंस्ट में? तब की बात छोड़ दीजिए, समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से जब राजनीति की जाती है और उस समय जो डिसीजन लिया गया वो उस समय के हिसाब से लिया गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आखिर इसकी चर्चा यदि हो रही है आज के वक्त में तो मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी। मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश कैसे है संजीव कौशिक जी, जरा ये भी समझाइएगा। क्या ये मुख्य मुद्दा नहीं है कि हमारा एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिस पर पाकिस्तान आज अपना अधिकार बताता है, जिसको पीओके वो बताता है? क्या ये चिंता की बात नहीं है? काल में कर दी तो वो कर दी, अब उस पर बात करके, उस पर चर्चा करके या ये कह के कि नेहरू की गलती थी, इस पर कोई फायदा नहीं है बात करने का, आप ये कह रहे हैं? क्या ये मुख्य मुद्दा नहीं है कि देश के गृह मंत्री जब सीना ठोक के सदन में कहते हैं कि मैं जान दे दूंगा, तो उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि कितने कश्मीरी पंडितों को उन्होंने दोबारा बसा दिया? क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दा नहीं है कि कश्मीर में अभी भी लोग संगीनों के साए में जी रहे हैं? क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दा नहीं है कि अभी भी वहां पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं? क्या ये मुद्दा नहीं है अभी भी हमारे सिविलियन वहां मारे जा रहे हैं? ये मुद्दा नहीं है? यदि सब कुछ दुरुस्त करने की बात थी, यदि सब कुछ दुरुस्त करने की बात थी, और पैसे को लेकर कौन रो रहा है संजीव जी? कौन रो रहा है? हम ये कह रहे हैं कि यदि हटा दिया गया तो क्या फर्क पड़ा, वो कोई बताए हमें। एक बात पे जवाब दीजिए ना, कौन रो रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी ने जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की बात की थी ना। को लेकर लिया गया फैसला, क्या कश्मीर में शांति और अमन की पहल नहीं नजर आती? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत का नारा दिया था ना। बेड़ा गर्क कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इस तरह से संविधान की हत्या की जाती है? एक चुने हुए प्रतिनिधि को किस तरह से संगीनों के साए में डाल दिया गया, लोगों ने देखा नहीं? यही एक रास्ता है, ये डेमोक्रेटिक रास्ता है हिंदुस्तान का, ये काम करने का तरीका है। अब मैंने कहा कि आप प्रचंड बहुमत में हैं, जो चाहे सो करे, अभी भी कर लीजिए। पीएको को कोई मजाक कर रहा है क्या? कोई मना नहीं कर रहा है। जी बोलिए अनुजा। पूर्णिमा। अनुजा जी। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज आप जो इतनी बड़ी बात कह गए हैं ना, आपको एक बात बता दूं, इसके एक कहते हैं पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा में नजर आई। कहने को तो आपने बहुत कुछ बातें कही, आपने तो कहा कि श्री राम का भी अस्तित्व नहीं था, तो उस टाइम पर भी आप कर तो कुछ पाए नहीं। मैडम, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाला यही कांग्रेस पार्टी है ना। आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। चीन को आंखें दिखाने में आपको शर्म आती है, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाला यही भारतीय।
दर्द निकल रहा है, दर्द निकल रहा है, ये जो सच को आपका स्वीकारेंगे दर्द है नहीं ना, आप, वो सामने नजर सच को स्वीकारेंगे। अरे नेहरू के बवंडर से निकलिए, बलंडर के चक्कर में मत पड़िए, कुछ अच्छा कीजिए। लोगों से जो वादे किए हैं पिछले 10 सालों में, उसको यदि आपने पूरा नहीं किया है तो उसके बारे में सोचिए। लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आपके मन में भय पैदा हो गया है कि जब हम जाएंगे फील्ड में लोग हमसे पूछेंगे कि 10 सालों में आपने क्या किया। आपने महंगाई के बारे में हमसे वादा किया था, आपने बेरोजगारी खत्म करने के बारे में बात की थी हमसे, इसके बारे में पूछेंगे, शिक्षा के बारे में पूछेंगे। आपने आईआईटी में 100% से ज्यादा बच्चों के फी बढ़ा दिए, जेएनयू में 80% से ज्यादा सीटें आपने कम कर दी, उसके बारे में लोग पूछेंगे आपसे। किसने रोका? पूछिए ना संजीव कौशिक जी। अरे पूछ तो रही है, ये इन लोगों के लिए हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान अयोध्या का मंदिर, इसके अलावा ये निकलने वाला ही नहीं है। ये जानबूझ के मैंने कहा कि ये सब कि आपको किसने रोका? आप कहते हैं बीजेपी को किसने रोका, मैं कहती हूँ ये सवाल पूछने से आपको किसने रोका? लगातार बात हो ही नहीं है ना, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते रोकिए। आज डंके की चोट पे जिस तरह की बात कही जाती है, आने से केवल रोकिए। और केवल अगर ये डाइवर्ट देश करने के के लिए लिए कोई काम नहीं कर रहे तो रोकिए इनको। आपने क्यों नहीं पूछा सवालों इनसे का सवाल? जवाब नहीं है इनके पास, ये सर, केवल आपने भागने क्यों के लिए नहीं इस तरह की पूछा बातें सवाल? करते मैं हैं। ये कह रही हूं इनके आपसे। लिए सबसे सहारा है कि भारत पाकिस्तान कर ले, सबसे ज्यादा बेहतर है। चुनाव आ रहा है, भारत पाकिस्तान नहीं तो कर ले, क्या करना हिंदू चाहिए? मुसलमान क्या कर ले, करना चाहिए सर? 3 तलाक की बात कर ले, आतंकवादियों के हलाला लिए की बात कर ले। बनाना चाहिए, ये बताइए ना। अरे देश के विकास के रास्ते पे जा रहे हैं तो बताइए, डंके की चोट पर के कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चढ़ गए, ये बताइए ना। जिनके अपने कितने परिवार के लोग भ्रष्टाचारियों छूट को उठा गए, के कैद कर दिया, उनके ये बारे में बताइए। क्या बात नहीं होनी चाहिए संजीव कौशिक जी? पूर्णिमा, कितने उनके बारे में भ्रष्टाचारियों बात को क्यों अंदर नहीं कर दिया, होगी? उसके बारे में क्यों बात नहीं कीजिए। होगी? कहीं पर कितने पड़े हैं या बार जो दिल्ली पैसे में आ लेके गए भाग कहीं गए, पर, उसको बुलाओ, अपने अपने उसके बारे परिवारों में को बात लेकर कीजिए। अपनी जमीन पर वापस नहीं लौट पा रहे ये लोग, क्यों नहीं होगी उनके बारे में बात? ये बताइए जरा मुद्दों से मुझे। भटकाएंगे, यही सर मैं नहीं, ये बात सच है, ये बात सच है। जाकर पूछिए आप कश्मीरी पंडित परिवारों से, जाकर पूछिए उनका दर्द, पूछिए उनसे अपनों के बारे में जो उनकी आप बीती है, जरा पूछिए उनसे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सर पूछिए उनसे। संजीव कौशिक जी, आपका तो बहुत जगह उठना बैठना है, जरा पूछिए उनसे। अरे छाती ठोक के कह रही है, छाती ठोक के ले जाके बैठाइए वहां पे, आरती जी, लोगों को बताइए, रिकॉर्ड बताइए कि कितने लोग वापस चले गए, उसके बारे में बात कीजिए। आरती जी, इस बहस के बीच में ये सवाल वाजिब है कि इतनी बड़ी बात अगर अमित शाह कहते हैं नेहरू की गलती थी उस वक्त गलती, लेकिन क्या बीजेपी ने कुछ किया स्थिति को सुधारने के लिए, घाटी में अमन शांति शांति लाने के लिए? क्या बीजेपी ने कुछ किया? बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को वापस वहां बसाने के लिए कुछ किया? पूर्णिमा जी देखिए, मैं एक कश्मीरी पंडित, एक विस्थापित कश्मीरी पंडित होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, जिसने लगातार पिछले 23 साल से कश्मीर पे काम भी किया है, कश्मीर पे बहुत लिखा भी है, और मैं चप्पे चप्पे में कश्मीर में घूमी हूँ। और मैं वो कश्मीरी हिंदू हूँ जिसने 1989-90 का जो नरसंहार हुआ वो भी अपनी आंखों से देखा, वो भी भुगता है, उसकी कश्मीरी हिंदू नरसंहार की एक सर्वाइवर हूं। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूं कि 2019 में जो ऐतिहासिक कदम भाजपा ने लिया, जो मोदी जी की सरकार ने उठाया, 370 और 35 से खारिज किया और भारत का झंडा लहराया, वापस से लहराया कश्मीर में, उसके बाद से लेकर अभी तक एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट, एक बहुत बड़ा बदलाव कश्मीर में आया है। मैडम वो बदलाव क्या है, यही तो जानना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि वो बदलाव क्या है, जिस बदलाव के बारे में आप बात कर रही हैं। आप बताइए ना, लाल चौक पर जाइए, मैं गया हूँ, लाल चौक पर जाइए, अभी 2 महीने पहले मैं होके आया हूँ, मैं गया हूँ, संगीनों के साल में लोग जीते हैं, उस बदलाव को वहाँ महसूस संगीनों कर के पाएंगे साल जब में आप लोग लाल जीते चौक हैं, मैं पर वहीं खड़े तो होंगे, कह रहा हूँ। जब वहाँ पर देश का तिरंगा लहराता है ना कौशिक जी, वो भावना आप लोगों के अंदर राहुल कैसे नहीं गांधी, आती? प्रियंका गांधी, आप इसी देश के हैं ना सर, सर आप इंडियन हमारी सिटीजन ही है सोच की ना, ज्यादा चिल्लाइए आप मत। इंडियन सिटीजन मुझे ही है ना। बोलने भारत दीजिए, का आपको झंडा तो मैंने देखकर डिस्टर्ब आपको नहीं लगता है कि 2 संविधान 2 ध्वज एक देश में होने चाहिए? आप इस बात से अग्री करते हैं क्या? मुझे बात खत्म करने सर इमोशनल नहीं बात कर रही हूँ मैं देश की भावना की बात कर रही हूँ, देश की भावना। आप उसको इमोशनल और सेंटिमेंट बोलकर किनारा नहीं कर सकते। 370 हटाने के बाद में कितने कश्मीरी पंडित वहां से जो विस्थापित हुए थे वापस गए? आप आंकड़ा बताइए, ये पत्रकार महोदया बैठी हुई है, उनसे पूछिए, आप वो नहीं बता रही हैं, वो नहीं बता रही हैं। आप मर्द है, वो मानते हैं हम कि आपकी आवाज ऊंची है, इसलिए आप औरतों को बोलने ही नहीं देंगे। आप सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं कह रही हूँ, आ रही हूँ ऋतु जी, आ रही हूँ आपके पास। बोलिए।
आपको आती है जिसको इस बात पे आ रही हूँ संदेह रितु है जी। कि कोई बदलाव नहीं आया है, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मैडम, क्या पूछ बदलाव लीजिए आया कि है? क्या बताइए तो बदलाव आया है सही। कि नहीं, क्योंकि वो तो वेकेशन मैडम, पे गए बदलाव थे क्या आया है ये तो बता और दीजिए। उन्होंने भारत की कितने झंडे लहराए कितने और लोग राहुल यहाँ से गांधी जाके ने वहाँ कहा बसने कि का प्रयास कर रहे हैं ये तो आ बता रही दीजिए। है। कितने लोगों ने बहुत जमीनें नहीं खरीद ली, कहा बेटी जा रोटी का रहा है, संबंध बना लिया वहाँ पे, ये तो बताइए ना। झंडे भी फहराए जा रहे हैं। तो आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछिए कि उन्होंने इतनी जुर्रत कर ली कि वो ऐसे केवल कश्मीर और में केवल जाके कोरी छुट्टियां राजनीति। मनाने कभी गए। जम्मू कश्मीर में जाके और देखिए नहीं, बिहार जनता किस आरती तरह- जी तो राजनीति नहीं कर रही होंगी ना सर। कम से कम आरती जी के लिए तो मत बोलिए कि वो आपने राजनीति सवाल कर पूछा, रही उसका जवाब दे होगी। दें। वो तो जवाब नहीं दे रही है ना। उन्होंने तो भुगता हुआ है, वो तो वही बता रही है कि जिस चीज को उन्होंने आंखों से जिया है वो तो वही बता रही है। मैं आती हूँ आरती जी 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, ऋतु जी के पास मुझे जाना होगा। ऋतु जी, आई कोट और इसको ध्यान से सुनिएगा। Based on my experience with the UN, I have reached the conclusion that one cannot hope for any satisfying decision there. I felt it was a good decision, but it was not carried out properly. We could have come out with something better. I feel it was a mistake that we committed. फिर से रीड करती हूं ये अंतिम लाइन आपके लिए। I feel it was a mistake that I committed. ये मैं उस लेटर का जिक्र कर रही हूं जो लिखा गया, जिसको लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि नेहरू जी थे। अब ये बताइए कि इसमें क्या आपको समझ में नहीं आता। मुझे ये बताइए कि 35 के तहत यूएन में जाकर यह मुद्दा क्यों उठाया गया, आर्टिकल 51 के तहत यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। आर्टिकल 51 के तहत इस मामले का स्वरूप दूसरा होता, आर्टिकल 35 के तहत यह मामला पूरी तरीके से बदल गया। क्या कांग्रेस इसको लेकर कभी सोच विचार में आती है? अरे पूर्णिमा जी, आप जब भाजपा की दलाली करना बंद करेंगी तभी तो समझ पाएंगी फैक्ट्स। आप पहले दलाली तो बंद कीजिए। आपको आप लिखिए कि ये नेहरू जी का लिखा हुआ लेटर है, शुक्र मानिए। नहीं तो अगर ये अमित शाह या मोदी जी का होता तो पता नहीं कितना झूठ लिखा होता इसमें। उन्होंने बिल्कुल सच लिखा कि हमारी गलती थी, यूएन से हमने ये उम्मीद की कि इस चीज पर हमारा जो है इससे हम बैकअप कर सकते थे। और यूएन में नेहरू जी क्यों गए? क्योंकि पाकिस्तान चला जाता अगर हम नहीं जाते तो। और वो मुद्दा इतना सेंसिटिव था उस समय। केवल जब 3 देशों की लड़ाई होती है तो कोई भी देश जो है यूएन के पास जाता है। आपको ये बात समझनी होगी, वहां पर यूएन से समझौते होते हैं और वहां पर नेहरू जी गए। सीज फायर का फैसला शांति कायम करने के लिए लिया गया मेरा फैसला था, लेकिन इसका मतलब यह निकाला गया कि जिसकी सेना जहां है उस क्षेत्र पर उसी का हक है। डिकोड करते हुए, और ऋतु जी, मैं बीजेपी का एजेंडा चला रही हूं, मैं बीजेपी की दलाली कर रही हूं। अब कांग्रेस पार्टी इससे ऊपर उठ जाए क्योंकि आपके पास जमीन बची नहीं है, इसलिए पत्रकारों को गालियां देना बंद करिए। सुनिए ऋतु जी, आप लोगों की ये बात सुन के ना अब इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग सर्टिफिकेट लेकर बैठे रहते हैं और अपने आप को हर बात पर आप लोग ग्रीन टिक देते हैं। आई डोंट केयर, और मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। जो सवाल पूछ रही हूं उस सवाल का जवाब दीजिए, सिर्फ और सिर्फ। थैंक यू। मैं आपसे पूछ लेती हूँ एक सवाल, आप बताइए कि आरएसएस। मैडम, मैं एंकर हूं, आप गेस्ट हैं। सवाल मैं पूछूंगी, जवाब आप देंगी। क्लियर, 1 लाइन में क्लियर। मैं सवाल पूछूंगी, जवाब आप देंगी, और वो भी आप देना चाहती हैं तो, और नहीं देना चाहती तो वो भी आप बताइएगा। अच्छा ठीक है, आप सवाल नहीं लेना चाहती है तो जवाब तो ले लीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय मंत्रिमंडल में थे, 370 पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सरदार पटेल जम्मू कश्मीर के प्रति उदासीन थे, वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को लाया जाए, और कोई भी नेहरू जी के अलावा नहीं चाहता। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि राजा ने एक फैसला लिया, लेकिन सेनापति कहते हैं राजा जी ये फैसला मत लीजिए, और राजा जी कहते हैं बढ़िया सेनापति, तुमने अच्छी बात बताई मुझे, अब मैं तुम्हारे हिसाब से फैसले लूंगा। यही कहना चाहती हैं आप? पूर्णिमा जी, मैं एक बहन ऋतु जी से ये भी पूछ लूं, आप तो कहती हैं कि हम लोगों ने आजादी दिलाई, आपके हिसाब से तो वीर सावरकर जी ने तो कभी आजादी दिलाई नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने भी कभी आजादी दिलाई नहीं। आप तो सवालों पे जब सवाल पूछते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए तो सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी है नहीं, इंदिरा गांधी, इन्होंने ही जान पर खेल कर आजादी दिलाई है, क्योंकि आपके मायनों में तो गांधी परिवार
सिर्फ आजादी दिलाता है और लोगों ने तो कुछ किया नहीं। और जबकि आप में से किसी ने भी ऑन द ग्राउंड आजादी नहीं दिलाई। दूसरी बात, आप कहते हैं महात्मा गांधी की बात, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। आपके जो कांड है कश्मीर से लेकर आज तक, ये जो कांड है वो नॉन वायलेंस के नहीं है, आपके कांड वायलेंस से रिलेटेड है। आज तक जो आप लोगों ने किया उसका भुगतान कश्मीरी पंडित भुगत रहे हैं। 55,000 पंडितों को आपने रिप्लेस किया। मोदी जी के राज में 3,000 के ऊपर लोगों को, कश्मीरी पंडितों को वहां पर जॉब मिली, वहां पर वापस आए। उसके बावजूद आपके राहुल गांधी बाइक चलाते हुए पहुंच गए वहां पर और क्या कहा था मोदी जी ने? मोदी ने कहा था मैं रहूंगा लाल बाग में, वहां पर अपना झंडा फहराऊंगा, जिसको जो करना है आकर देख लीजिए। और मोदी जी ने वहां पर झंडा फहराया। आपके राहुल गांधी पहले तो गए नहीं। आज कश्मीर के अंदर प्रियंका जी के साथ जाकर वो स्नो बॉल खेल रहे हैं और उन्हीं रास्ते से निकल कर गए जिस जगह पर एक टेररिस्ट अटैक हो रहा था। मैं तो बोल रही हूँ, ठीक है अनुजा, ऋतु जी को जवाब देने दीजिए। अनुजा, ऋतु जी को जवाब देने दीजिए। क्यों नहीं डंडा उठा के चले जाते पाकिस्तान पे, धावा बोल दीजिए। आरएसएस वाले जाके सारे पाकिस्तान पे धावा बोल दीजिए। जल्द यूएन से हम पिटीशन भी वापस ले लेंगे बिकॉज़ इट इज इलीगल। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात बोली। अच्छा अनुजा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, उसके बाद आरती जी आपके पास मैं आती हूँ। मुझे ऋतु ये बताइए कि कांग्रेस की सत्ता कितने सालों तक रही? स्थिति पैदा होने के बाद कांग्रेस की सत्ता कितने सालों तक रही? एक लंबे समय तक मैम? नहीं, ये बताइए मुझे। मैंने जो पूछा वो बताइए ना ऋतु जी। कांग्रेस की सत्ता कितने सालों तक रही? जी लंबे समय तक है। लंबे समय तक रही। कश्मीरी पंडितों के लिए या भारत की जमीन पाकिस्तान में जो चली गई उसके लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या किया इतने सालों की अपनी सरकार में? देखिए, ये तो बेसिक सवाल है ना। अगर बीजेपी की सरकार होती तो भी ये सवाल पूछा जा सकता था। आपकी सरकार थी इसलिए आपसे पूछ रही हूँ मैडम। मैं बता रही हूँ आपको, बड़ी शांति से आप मेरी बात सुनिए। इस बात का जवाब है। नहीं मैम, चिल्ला आप रही हैं। मैं तो बहुत शांति से सुनने के मूड में आई थी, लेकिन आपने माचिस की तीली लगा दी ये कहते हुए कि बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। ऐसा लगता है कि सारे चैनल इसीलिए बैठे हैं कि बीजेपी का एजेंडा चला है। पत्रकारिता हमने छोड़ दी पाकिस्तान के उस पीओके में जो भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान ने ले लिया। आप लोग ऐसी बात कर देते हैं कभी कभी। कब गया पाकिस्तान में? अरे मैडम सुनिए ऋतु जी, फिर आप लोग बोलते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जाता, फिर आप लोग इस बात की शिकायत करते हैं, रोना मचाते हैं इस बात का कि बोलने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो कब गया? क्या वो हमने गिफ्ट दिया था क्या? उससे पहले वो कब्जा करके बैठे हुए थे और हमारी जो सेना थी वो उस समय इतने बुरे हालात थे, वहाँ पे सीज़फायर करना पड़ा। वहाँ पर आप क्या थी उस समय? आपने देखा क्या हालात थे उस समय? आप लोग तो चाहते भी नहीं थे, आरएसएस तो चाहती भी नहीं थी, आप लोगों की दिल नहीं थी। मेरे हाथ जैसी है हमारा जम्मू और कश्मीर कश्मीर लोगों की वजह से चाहते नहीं थी कि हिंदुस्तान कश्मीर में हमने हथियार लिए। तो ये अनुजा ऐसे समझ में नहीं आएगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले ऋतु जी की बात पूरी होने दीजिए प्लीज। प्लीज मैम, समझ नहीं आएगा फिर क्या कहना चाह रही है। कोई नहीं, ठीक है, इसके बाद आप काउंटर करिएगा। ऋतु जी अपनी बात पूरी करिए प्लीज। आप लोग चाहते थे कि पाकिस्तान में चला जाए, ये आप लोग थे जो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा न बने कभी भी। आप लोग वहाँ पर जो आरएसएस के प्रचार करने वाले थे, जो जनशक्ति थे उस समय, वो चाहते थे ये बात कि भारत का हिस्सा कभी न बनने पाए और इसके खिलाफ थे वो। और 370 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक शब्द नहीं बोला उसमें, और सरदार पटेल ने साफ बोला कि इसको मिलाने का कोई मतलब नहीं है। इसी सरदार पटेल की क्या हालत करी? क्या करी तुम लोगों ने? सरदार पटेल, जैल सिंह की तुम लोगों ने क्या हालत करी? प्रेसिडेंट में तुम्हारे रहे हैं। मुझे ये बताओ, तो मुझे जगदीश टाइटलर का क्या हाल किया है? लोगों ने उसको प्रमोट कर दिया। सिख अटैक हुआ था, नरसिंहार हुआ था सिखों का, उसको भी you justify which everything is wrong, everything wrong what you have done। आज आप लोगों ने राजीव गांधी को, तुम डेमोक्रेटिक की बात करते हो, राजीव गांधी को बिना कोई इलेक्शन लड़े आप लोगों ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। कैसे? मुझे जवाब दे। जो आज सारे कांग्रेस वाले बोलते हैं, इतनी बातें करते हैं, अपने टाइम पर कांड करके सारे बैठे हुए हैं, आज कैसे बातें करते हैं? कश्मीरी हम लोगों ने कश्मीर पंडितों के साथ जो चलता आया, सिखों के साथ जो करा, आज सबको
बोलने वाला नहीं है। पेड़ हिलता है, नीचे गिरता है, बता नॉनसेंस बात करते हो। जगदीश शेट्टी को आप लोगों ने उठा के कन्हैया लाल को बिठा दिया तुम लोगों ने, जो कहते टुकड़े टुकड़े गए। आप कन्हैया लाल को बिठाकर उसको अनुजा जी, ऋतु जी, अनुजा जी, ऋतु जी, आप दोनों लोग जो भी काउंटर कर रही हैं ये बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आप लोग इसी तरीके से बात करेंगी तो। ये आप भी जानती हैं कि क्लियर नहीं हो पाएगा, ना ये पता चल पाएगा कि बीजेपी का क्या पक्ष है, कांग्रेस का इसको लेकर पक्ष क्या है। आरती टिक्कू, एक बहुत सीधा सा सवाल है, मैंने ये सवाल आपसे, ठीक है अनुजा, अनुजा ठीक है, ठीक है आरती टिक्कू जी, मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा और मैं फिर पूछती हूं कि बीजेपी ने क्या कश्मीरी पंडितों के लिए काम किया, कश्मीरी पंडितों को राहत मिल पाए, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से 370-35 के अलावा क्या फैसले लिए गए, और इसके साथ साथ जो 2 बिल अब लोकसभा में पास हो चुके हैं, क्या आपको लगता है कि 70 साल से पेंडिंग ये मामला अब कश्मीरी पंडितों के लिए मददगार साबित होगा, उनको न्याय दिलाने में मदद करेगा? देखिए, पहले तो 370 और का इम्पोर्टेंस है वो आप नहीं कर सकते हैं। जिन 2 लॉज की वजह से कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा, त्याग करना पड़ा, अपनी जमीन, अपना कल्चर, अपने रूट्स, उनको ही डी ऑपरेशनलाइज किया मोदी सरकार ने, और ये सबसे बड़ी बात है, बहुत ही अहम बात है। दूसरी बात, अगर किसी को ये समझ नहीं आता है कि 370 और 35 की वजह से क्या फायदा हुआ है कश्मीरी पंडितों को, उनको समय लगेगा पढ़ने में, समझने में कि 75 साल क्या हुआ कश्मीर में। दूसरी ये कोई जवाब ही नहीं जो पिछले 3-4 साल में बनाए गए, सवाल कर रही हैं, 3-4 साल में जो बनाए गए हैं, उसमें डोमिसाइल की जो लॉज है, उसमें जो लैंड अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, और साथ ही साथ जो कल बिल 2 लाए गए हैं जिसमें प्रमुख रूप में सीट्स जो नॉमिनेट रिजर्व की गई है कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए हैं। किसी को मैंने सुना किसी टीवी चैनल पे कि ये पहले भी होता आ रहा है। नहीं, पहले ऐसा नहीं था। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए कोई सीट्स रिजर्व नहीं थी। तो ये पहली बार हुआ है, 35 साल के बाद हुआ है कि पॉलिटिकल पावर जो एक ऐसा समुदाय जिसने नरसंहार जो है एक्सपीरियंस किया है, एक ऐसा समुदाय जो खत्म होने की कगार पे आ गया, उसको पॉलिटिकल पावर दिया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप ठीक है, इसी सवाल के साथ कौशिक जी मैं आपके पास आती हूँ। ये जो पॉलिटिकल पावर देने की बात की जा रही है, 2 सीटों को रिजर्व कर दिया गया है, पीओके की जो 24 सीटें हैं उसको अभी रिजर्व रखा गया है क्योंकि भारत का हिस्सा उसको माना जाता है। आपको लगता है कि 2 सीटों का रिजर्वेशन यानी कि उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फायदा करेगी उनको? और सर, पत्रकार की तरह मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूं यहां पर बैठकर कि आपका अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है, आपने जो सब देखा, समझा है या पढ़ा है वो मुझसे बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं फैक्ट्स पर बात करना चाहती हूँ। देखिए, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि धारा 370 हटाने के बाद में वहाँ के लोगों के रहन सहन या वहाँ के लोगों के आम जीवन पे प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन वो प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहली बात महत्वपूर्ण ये है। सब पॉइंट्स में बताते चलिए कि कैसे आपको लगता है कि प्रभाव नहीं पड़ा है, क्या पढ़ना चाहिए था और क्या नहीं पड़ा, इसको समझते हुए चलते हैं ना सर, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा इतना अनसुलझा, इतना अपने आप में उलझा हुआ नजर आता है। कम से कम इसको लेकर तो क्लैरिटी मिले कि हुआ क्या उसके बाद। देखिए, जब तक राजनीतिक दल कश्मीर को फुटबॉल बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे तब तक कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं आप? नहीं, उमर अब्दुल्ला की आप बात कर रहे हैं, राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की आप बात कर रहे हैं। किसने फुटबॉल बनाया सर इतने सालों तक? मैंने किसी एक महबूबा मुफ्ती, वर्तमान में भी तो वही हो रहा है ना। महबूबा सर, आपको महबूबा मुफ्ती के बयान याद आते हैं? पत्थरबाजी जब होती है, क्या कहती हैं वो? मासूम बच्चे हैं, भटक गए होंगे। महबूबा मुफ्ती की बात याद आती है आपको? फारूक अब्दुल्ला, और सुन लीजिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है रिएक्शन पर अमित शाह के। वो कहते हैं कि इन दोनों बहादुरों को किसने रोका है, वहां से एक सेब तो लाकर दिखा दें। सर, आपको महबूबा मुफ्ती के बयान याद आते हैं? पत्थरबाजी जब होती है, क्या कहती हैं वो? मासूम बच्चे हैं, भटक गए होंगे। महबूबा मुफ्ती की बात याद आती है आपको? फारूक अब्दुल्ला, और सुन लीजिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है रिएक्शन पर अमित शाह के। वो कहते हैं कि इन दोनों बहादुरों को किसने रोका है, वहां से एक सेब तो लाकर दिखा दें।
आप थॉट प्रोसेस समझ रहे हैं सर क्या है? अब देखिए, कहते हैं कि दोनों बहादुरों को किसने रोका है, एक सेब तो लाकर दिखा दे, अपनी ही धरती, अपनी ही जमीन, अपना ही हिस्सा, उसके लिए वो कहते हैं कि एक सेब तो लाकर दिखा दे। नहीं देखिए, अक्सर अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो भाषाई मामले में वो फंस जाते हैं, थोड़ा सा उनकी हिंदी जो है वो कब तक कमजोर है। बचेंगे वो कह के कौशिक नहीं, जी? नहीं, ये- कब ये- तक ये- बचेंगे ये कहते सच हुए है, कि हिंदी भाषाई उनके शब्द इधर उधर ये- हो जाते हैं, ये हिंदी सच- अच्छे से ये नहीं सच- आती। नहीं, ये सर सच जिस है। पोजीशन पर है वो, मैं उनके शब्द इधर उधर हो नहीं मुद्दे की बात सकते, कर वरना लेते हैं। कांग्रेस इधर उधर हो जाएगी। हम मुद्दे की बात कर लेते हैं ना। बिल्कुल करिए। लगातार मैं यही कह रहा था कि जो कश्मीर से आई हुई हमारी बहन है वो आरती टिक्कू जी, आपने उनसे सवाल पूछा कि क्या कश्मीरी पंडितों के लिए मैंने कुछ किया आपसे गया? भी सर सवाल किया ये। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी तक कितने कोई आंकड़ा नहीं है, कितने कश्मीरी पंडित वापस जाके विस्थापित जो थे वहां से निकले, वो जाके वहां प्रस्थापित हो संजीव गए। जी, कांग्रेस जी बोलिए। की सरकार 10 साल थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो कितने उन्होंने कश्मीरी हिंदू वापस लिए? नरसिम्हा राव जी की भी सरकार थी, मैंने तो कहा कि कितने परिस्थितियां कश्मीरी बेहतर नहीं हिंदू थी। को आप तो वापस बेहतर ले गए? होने की बात कर रही है ना, बेहतर हुआ तो क्या हुआ अभी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना। एक one by one, 370 और 35 से इसलिए हटाया गया ताकि स्थितियां बेहतर हो, लेकिन जो स्थितियां बेहतर होनी चाहिए, क्या वो बेहतर स्थितियां हुई? क्या मैं 2 महीने पहले गया था। सुनिएगा, दोनों एक दूसरे को सुनिएगा, मेरी कारण था रिक्वेस्ट। अलगाववाद का और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का, वो 370 और 35A था। वो हटाना अपने आप में इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम है कि अगर आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज थोड़ा सा इस पे अध्ययन कीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आरती कि जी, हम अध्ययन- वहां से निकाले कैसे गए। आरती जी, अध्ययन करने की बात अलग है और जमीन पे जो प्रभाव दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है, उसे पूरी दुनिया देखती है, पूरे कश्मीर के लोग देखते हैं और हाँ, हिंदुस्तान मैं के लोग बदलाव देखते की हैं। मैं बदलाव आपको की पता बात नहीं है कि करती जिस हूँ, वक्त मैं धारा आपको कह रही 370 हूँ, और 35 से मैं हटाया जा रहा था, आपको भारतीय बदलाव की जनता बात पार्टी के करती वो हूँ, तमाम क्योंकि प्रवक्ता आके किस तरह की बातें कर रहे थे? मैंने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया था पलायन भी कि देखा। अब कश्मीरी बहुएं मैंने आएंगी हमारे यहाँ? 19 वो कहाँ दिख रहा है? यहाँ के मैंने लोग जाके वहाँ 1990 जमीन का पलायन भी खरीदेंगे, देखा। कश्मीर के लोग वहाँ मैंने रहना नहीं पिछले चाहते हैं और आप 23 कहते हैं कि हम साल- जाके ठीक कश्मीर है, में आपके बस इन जाएं। सवालों के साथ कश्मीर में- ऋतु जी आपको रोकूंगी, अनुजा आपको लाना चाहूंगी। ये सवाल बार बार उठ जी। रहा है कि आपने क्या किया। बदलती हुई परिस्थितियों में आप इस चीज को लेकर इनकार तो करते हैं, हमने 370 35 से दोनों हटा दिया, उसके बाद कश्मीर की परिस्थिति बदली, और एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए इससे बड़ा गर्व का विषय नहीं हो सकता कि तिरंगा लाल चौक पर मुझे फहरता हुआ नजर आता है। लेकिन जमीनी स्तर पर यह सवाल वाजिब है अनुजा कि जमीनी स्तर पर क्या कश्मीरी पंडितों की स्थिति बेहतर हुई है? और वाकई में अगर हम पीओके को वापस लाने की बात करते हैं, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है इसको लेकर? और पूर्णिमा एक देखिए, लाइन सबसे इसी- पहले मैं अब बात कर लूं। बोल लीजिए, सतीश भाई। हाँ, अनुजा। मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम यही नजर आती है कि जिनको सिर्फ इस बात से ही दिक्कत है सबसे पहले कि जहां पर पाकिस्तान का वहां पर झंडा फहराया जाता था, तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि वो मेरे भारत में आया है, जो मेरा था वो सामने दिखने लगा। दूसरी बात, अभी अभी वहां पर आपने जन्माष्टमी का महोत्सव देखा, आपने वहां पर हनुमान चालीसा का होते हुए वहां पर रैली कहाँ- देखी। अनुजा, कौन सा G20 ट्रैप का में आयोजन कभी देखा कभी मैंने। आपने कौशिक वहां जी, देखा? आपने देखा उसके क्या? बाद G20 का सफल आयोजन देखा क्या आपने वहां कौन से पर? ट्रैप में वो फंसाना आपने चाहती G20 हैं? का आयोजन देखा क्या कौशिक जी? सफल आयोजन देखा? और और इससे पहले ऐसे कितने G20 आयोजन के बाद देखे, पूर्णिमा- जरा ये भी बताइएगा। पूर्णिमा, आज वहां के बच्चे पत्थर नहीं मारते, पत्थर नहीं मारते, आज वहां के बच्चे पढ़ाई करते हैं। आज वहां के बच्चों को और उनके लोगों के आगे गन नहीं होता। लोग छाती पीट पीट कर रोते नहीं है। बच्चे जो है के पति कौन उनको जाता है? मिलिट्री कहाँ से ला उठाकर रहे हैं नहीं लोग जाते। पीट पीट के? हम कह रहे हैं कि और आंकड़ों दूसरी की बात बात- कर लीजिए कि और दूसरी बात, 370 और सतीश भाई 35 से ने हटाने के बहुत बाद में सवाल कितने कीजिए, सिविलियन मारे आपने गए? आपके सवाल पास पूछा आंकड़े हैं, मैं सवाल बताऊं आपको? कीजिए। आपको मैं बताऊं कि वहां उसके बाद में कितने हमारे सैनिक खराब हुआ, बताऊं मैं आपको? कितने शहीद हुए उसके बारे में? आतंकियों के बारे में भी है आपके बताइएगा पास? कौशिक जी। नहीं है आंकड़ा इनके कितने पास। आतंकी मारे गए ये भी बताइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कितने बदलाव आतंकी क्या मारे हुआ? गए ये भी बदलाव बताइएगा। क्या हुआ जिसके ऑपरेशन ऑल आउट ऊपर का राजनीति की स्टेटस रोटियां सेकने की बताइएगा। बात कर रहे हैं? NIA की रेड के बारे में नेहरू के ऊपर बताइएगा। पश्चिम खड़ा करने कौशिक की जी, एक कौशिक जी। नहीं पूर्णिमा, नहीं सर, दोनों एक सब चीज पत्थर की बात करिए ना। पैरों में एक पत्थर से कोलैटरल डैमेज पहले और आज की तारीख में कंपेयर करिएगा। पूर्णिमा, आतंकी घटनाओं पैरों की में- बात करिएगा सर। पूर्णिमा, दोनों चीजों की बात करनी होगी। पूर्णिमा, आतंकियों को मारने की बात करनी होगी, पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने की पूर्णिमा, बात करनी होगी,
उनकी फंडिंग खत्म करने की बात करनी होगी पैरों साहब। में पत्थर से एक ठोकर लग जाए तो लोग रास्ता बदल देते हैं। एक कोठरी में बंद कर दिया गया तो कितने माफीनामे लिखे गए, अभी तक इसकी चर्चा होती है। और उस परिवार से हिसाब मांग रही है जिस परिवार के दो लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है। कभी आप उसके बराबर खड़ा नहीं हो सकती। आप केवल राजनीति करनी है। आपको लगता है कि एक परिवार को जितना ज्यादा हम खंडित करेंगे, विखंडित करेंगे, उसकी छवि खराब करेंगे, आपको राजनीतिक फायदा होगा तो करते रहिए। लेकिन देश की जनता चाहती है आपसे कि आपने क्या किया। आपको प्रचंड बहुमत मिला है, इतना बहुमत लोगों ने दिया भर भर के, और उसके बावजूद हर इलेक्शन से पहले ये सगुफा छोड़ती हैं। आप इस तरह की बातें करती हैं। अरे कुछ जनता की बातें कर लीजिए, ठीक है, कुछ देश की जनता की बातें कर लीजिए, कुछ उसके बारे में सोच लीजिए। 70 साल में मुझे इस चर्चा को यहीं पर फिलहाल रोकना होगा।